हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री से रासायनिक अधिशोषण। रासायनिक अधिशोषण, जो बच्चे भौतिक अधिशोषण नहीं पढ़े हैं, इसके पीछे का जो है वीडियो देखेंगे तो इनको ये ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए हम देखते हैं रासायनिक अधिशोषण। तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है, रासायनिक अधिशोषण। तो अधिशोषण में होता क्या है, दो आपके एजेंट होते हैं, एक अधिशोष्य होता है और दूसरा क्या होता है, अधिशोषक होता है। तो सीधी सीधी बात है, अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में कौन सा बंध बनना चाहिए, रासायनिक बंध बनना चाहिए। और ये रासायनिक जो बंध होगा वो सहसंयोजक, प्रबल सहसंयोजक बंध हो सकता है, या तो फिर क्या हो सकता है, आयनिक बंध हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब है, अधिशोष्य और अधिशोषक के मध्य या तो क्या होंगे, सहसंयोजक बंध बन जाएंगे प्रबल, या तो क्या बन जाएंगे, आयनिक बंध बन जाएंगे। और जानते हैं सहसंयोजक बंध जो होता है और जो आयनिक बंध होता है, ये मामूली बंध नहीं होता है, इसको हम आसानी से तोड़ नहीं सकते हैं। तो रासायनिक अधिशोषण में कोई नया पदार्थ जो है यहाँ पर बनता है उसकी सतह पर। तो अधिशोषक की सतह पर एक नया पदार्थ जो है बन जाता है, एक नया यौगिक का निर्माण हो जाता है। इसी को हम कहते हैं रासायनिक अधिशोषण, या इसको हम कहते हैं रसोवशोषण कहते हैं। तो केमिकल एडजॉर्प्शन और कीमोजॉर्प्शन, कीमीजॉर्प्शन इसको हम कहते हैं। आइए देखिए, जो हमने सारी बातें आपको बताया वही चीज यहाँ पर एकदम पूरा लिखा हुआ भी है। देखिए, जब अधिशोष्य के कण, यानी कि अधिशोष के कण या तो द्रव हो सकते हैं या फिर गैस हो सकते हैं, अधिशोषक की सतह से प्रबल सहसंयोजक बंध बलों द्वारा बंधे रहते हैं, या यूं कह सकते हैं आयनिक बंध के द्वारा जुड़े होते हैं, तो इस प्रकार के अधिशोषण को रासायनिक अधिशोषण कहा जाता है या कहते हैं हम। तो इसमें रासायनिक बंध जो बनता है, इसमें रासायनिक बंध बनता है इस प्रकार के अधिशोषण में, जो आयनिक या सहसंयोजी प्रकृति के होते हैं। और ये बंध इतने प्रबल होते हैं, स्ट्रांग होते हैं कि इसको आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता है। अगर इसको तोड़ना है आपको तो उच्च ताप की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक, आपको समझ में आ गया होगा। रासायनिक अधिशोषण को एक्टिवेटेड माने सक्रियकृत या लैंगम्यूर अधिशोषण भी कहते हैं। इसको लैंगम्यूर ने दिया था इस अधिशोषण को, इसलिए इसको लैंगम्यूर अधिशोषण भी इसको हम कहते हैं। और इसको एक्टिवेटेड एडजॉर्प्शन भी कहते हैं, यानी कि सक्रियकृत अधिशोषण कहते हैं। क्योंकि आप जानते हैं अभिकारक और अभिकारक के बीच, जब रासायनिक अभिकारकों के बीच क्रिया होती है तो एक क्या होता है, सक्रियकृत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक्टिवेटेड संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसीलिए इस प्रकार के अधिशोषण को कहा गया है एक्टिवेटेड। ठीक है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का बनना तय होता है, ये बनते जरूर है। ठीक है, आइए समझ में आ गया होगा आपको रासायनिक अधिशोषण या रसोशोषण। अब यहाँ देखिए, रासायनिक अधिशोषण के लक्षण क्या क्या है, इसके लक्षण क्या, इसके कैरेक्टर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल एडजॉर्प्शन, तो पहला है नंबर 1, विशिष्ट प्रकृति का होता है। रासायनिक अधिशोषण विशिष्ट प्रकृति का होता है, भौतिक अधिशोषण अविशिष्ट प्रकृति का होता है। तो ये क्या होता है, विशिष्ट प्रकृति का होता है, स्पेसिफिक नेचर का होता है। देखिए, रासायनिक अधिशोषण अति विशिष्ट प्रकृति का होता है। यह तभी संभव है जब अधिशोष एवं अधिशोषक के मध्य क्या हो, रासायनिक बंध बनने की संभावना हो। ठीक है, तो रासायनिक अधिशोषण तभी होता है जब अधिशोष और अधिशोषक के मध्य क्या हो, रासायनिक बंध बन जाए, तभी ऐसा संभव होगा कि रासायनिक अधिशोषण हो रहा है, नहीं तो नहीं होगा उनमें। नहीं तो क्या होगा, अगर बंध बनने की क्षमता नहीं है तो भौतिक अधिशोषण हो जाएगा। तो ये रासायनिक बंध बनने की संभावना हो। जैसे हम कहें आपका यही है, एल्युमिनियम है, तो एल्युमिनियम की सतह पर क्या होता है,
आके क्या होता है, ऑक्सीजन इससे रिएक्शन करके तो एल्युमिनियम की सतह पर क्या बन जाता है, ये Al2O3 बना लेता है रिएक्शन करके, और एल्युमिनियम की सतह पर एक ऑक्साइड की क्या हो जाती है, मजबूत लेयर बन जाती है, पतली सी फिल्म बन जाती है, और मजबूत फिल्म बन जाती है, लेयर बन जाती है, जो कि इस एल्युमिनियम के लिए वरदान साबित होता है। इस एल्युमिनियम का फिर क्षरण नहीं होता है। तो रासायनिक अधिशोषण एक बार जब हो गया, अब इससे ये एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की परत, एक पतली परत एल्युमिनियम ऑक्साइड की जम जाती है, परत जम जाती है इसके ऊपर। अब इस परत को इतने आसानी से आप हटा नहीं सकते हैं, हटा नहीं सकते हैं। यूं अगर भौतिक अधिशोषण हो तो इसको अगर अभी हम हटा दे, जो लिखा हुआ है हाथ से रगड़ दे, तो ये भौतिक अधिशोषण हट जाएगा आसानी से। लेकिन कहो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन को हम हटा दें ऐसे हाथ से, तो इस तरीके से ये हटने वाले नहीं होते हैं, अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, ये रिएक्शन यहाँ पर दिया हुआ 2Al + 3O2 गिव्स आउट 2Al2O3, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाती है, और यही लेयर क्या होती है, एल्युमिनियम के लिए जो है रक्षा कवच बन जाती है, और एल्युमिनियम का क्षरण आसानी से नहीं होता है। आइए दूसरा देखते हैं हम, अधिशोष्य की प्रकृति। तो अधिशोष्य की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अधिशोष्य की प्रकृति रासायनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति का होना चाहिए। जो भी अधिशोषक की सतह पर आएगा अधिशोष्य, वो यही समझ के आए कि रासायनिक बंध हमें बनाना है। तो जो रासायनिक बंध बना सकती हैं केवल वही क्या होगी, जो है यौगिक का निर्माण कर सकती हैं, और रासायनिक अधिशोषण हो सकता है। तो अधिशोष की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, रासायनिक यौगिक बनाने की प्रवृत्ति की होनी चाहिए। कोई भी आए रासायनिक यौगिक यानी रासायनिक संयोग उसको करना पड़ेगा। अगर उनमें रासायनिक संयोग करने की क्षमता नहीं है तो रासायनिक अधिशोषण नहीं हो सकता उसमें। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम अगला प्रॉपर्टी, अगला क्या है इसका कैरेक्टर, अधिशोषक की प्रकृति। अधिशोषक की प्रकृति कैसी होनी है, अधिशोषक की प्रकृति अधिक सतही क्षेत्रफल का होना चाहिए। अभी हमने इसके पीछे बताया था भौतिक अधिशोषण में, अगर क्षेत्रफल आपका क्या है, ज्यादा है, ये कम अभी है, और अगर अभी भौतिक रासायनिक अधिशोषण इतना ही हुआ है, और जब क्षेत्रफल आप बढ़ा देंगे तो और भी अधिशोषण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अभी इतना अधिशोषण है, क्षेत्रफल कम था, अधिशोषण कम है, क्षेत्रफल ज्यादा है, अधिशोषण क्या हो गया, ज्यादा है। तो अधिशोषक की प्रकृति यहाँ भी जैसे भौतिक अधिशोषण में होता है, सतही क्षेत्रफल ज्यादा होना चाहिए। यानी सतही क्षेत्रफल, अधिशोषण जो होता है सतही क्षेत्रफल के समानुपाती होता है। सतही क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतना ही अधिशोषण बढ़ेगा, चाहे वो भौतिक अधिशोषण हो या फिर आपका रासायनिक अधिशोषण हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आप, ये हो गया अधिशोषक की प्रकृति। क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, और अधिशोष के साथ रासायनिक बंध भी बनाता हो, है ना, और रासायनिक बंध भी क्या हो, क्षेत्रफल के साथ साथ क्या होनी चाहिए, ऐसी प्रकृति होनी चाहिए दोनों की कि वो रासायनिक बंध क्या हो, बना सकता हो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। रासायनिक अधिशोषण जो होता है अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, और भौतिक अधिशोषण कैसा होता है आपका, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। उसको आसानी से अधिशोषक को अलग किया जा सकता है, लेकिन यहाँ आसानी से आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रासायनिक बंध का निर्माण हो गया है। तो आइए देखिए, रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति अनुत्क्रमणीय होती है क्योंकि इसमें रासायनिक यौगिक बनता है, और जब रासायनिक यौगिक बन जाता है तो उसको अधिशोष और अधिशोषक को दोनों को अलग करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में आसान होता है उनको अलग करना। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम अगला क्या, अधिशोषण की ऊष्मा। क्योंकि आपका भौतिक अधिशोषण भी ऊष्माक्षेपी होता है, और आपका रासायनिक अधिशोषण भी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी होता है। और रासायनिक अधिशोषण आपका जो होता है, और कुछ रासायनिक क्रियाएं जानते हैं ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दोनों होती है, लेकिन यहाँ पर जो रासायनिक अधिशोषण होता है ये भी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया ही होती है। तो भौतिक भी ऊष्माक्षेपी होती है और रासायनिक भी क्या होती है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया होती है। इसमें क्या होता है, अधिशोषण ऊष्मा का मान भौतिक अधिशोषण से क्या होता है, उच्च होता है। हमने बताया था कि उसमें क्या होता है, अधिकतम जो है 40 किलो जूल ऊष्मा की आवश्यकता होती है, 40 जूल ऊष्मा उसमें होती है, लेकिन इसमें 40 से 400 किलो जूल पर मोल की जो है मान जो है इसका होता है। तो देखिए, रासायनिक अधिशोषण की ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है, इसमें अधिशोषण ऊष्मा का मान भौतिक अधिशोषण से उच्च होता है। इसका मान 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल होता है। यानी कि अगर इसको
आपको जोड़ना है या आपको हटाना है अधिशोषक को, तो इतनी जो है ऊर्जा की आवश्यकता जो है पड़ेगी। तो इसका मान ज़्यादा है और इसके पहले भौतिक अधिशोषण में कितना था, 20 से 40 जूल, 20 से 40 किलो जूल प्रति मोल की आवश्यकता पड़ती थी अगर उनको आपको हटाना है एक दूसरे से। आइए देखिए यहाँ ताप का प्रभाव। देखिए ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण जो होता है पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता है। और जबकि आपको बताया गया था भौतिक अधिशोषण में ताप बढ़ाने पर क्या होता है, भौतिक अधिशोषण घटता है। वहां पर वो निम्न ताप पर जो है भौतिक अधिशोषण ज्यादा संभव होता है, उच्च ताप पर नहीं होता है। तो ताप रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर पहले रासायनिक अधिशोषण बढ़ता है और फिर धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। दाब का प्रभाव, देखिए दाब बढ़ाने पर कोई सीधा प्रभाव यहाँ पर नहीं होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण में आपको बताया गया है कि दाब जितना आप बढ़ाएंगे भौतिक अधिशोषण उतना ही अच्छा होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा होगा। और निम्न दाब पर भौतिक अधिशोषण कम होता है। और यहाँ भी दाब का फर्क आपका पड़ेगा। और वैसे यहाँ भी कह सकते हैं दाब बढ़ाने पर जो है अधिशोषण बढ़ेगा, कोई चीज है, लेकिन यहाँ दाब का ज्यादा कोई रिलेशन नहीं होता है। तो बहुत से रासायनिक क्रिया आप देखते हैं उच्च दाब, निम्न दाब या उच्च ताप पर होती हैं। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं कहने के लिए दाब बढ़ाने पर, यहाँ पर तो किताबों में दिया होता है दाब बढ़ाने पर कोई सीधा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन हम कहें कि दाब बढ़ाने पर और घटाने पर भी यहाँ जो है प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ भी आप कह सकते हैं, दोनों के केस में आप कह सकते हैं दाब बढ़ाएंगे तो कुछ क्रियाएं कम दाब पर होती हैं, कुछ क्रियाएं अधिक दाब पर होती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर देखेंगे तो अधिशोषण के केस में यहाँ कोई सीधा प्रभाव दाब का नहीं पड़ता है। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट प्रॉपर्टी इसकी है एकल परतीय प्रकृति का। एकल परतीय प्रकृति होता है क्योंकि जानते हैं कि जब इसकी सतह से कोई रासायनिक क्रिया हो गई एक सतह पर, उसकी संयोजकता से कोई अभिकारक कण जुड़ गया, तो अब तो जुड़ चुका है परमानेंटली के लिए ना, अब तो हटेगा नहीं वो, जब तक ले हटेगा नहीं तब तक ले कोई दूसरा आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ रासायनिक यौगिक का रासायनिक बंध का निर्माण हो जाता है, तो हटते भी नहीं है आसानी, हटेंगे नहीं तो दूसरा विकारक कण आएगा ही नहीं, तो कोई दूसरे परत का इस पर निर्माण नहीं होगा। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं ये जो रासायनिक अधिशोषण होता है एकल परतीय होता है। तो रासायनिक अधिशोषण एकल परतीय प्रकृति का होता है क्योंकि जब एक बार अधिशोष एवं अधिशोषक के मध्य बंध यानी कि रासायनिक बंध बन जाता है तो दूसरे अधिशोष उसकी सतह पर नहीं आते हैं। कैसे आएंगे, जब उनकी संयोजकता पूरी कवर हो गई है, एक दूसरे से जुड़ गए हैं, अब संयोजकता खाली ही नहीं है तो कोई दूसरा आकर उसकी सतह पर जुड़ भी नहीं सकता है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको बता दिया ये क्या, रासायनिक अधिशोषण। अब देखिए यहाँ पर ताप का प्रभाव का ग्राफ हम आपको बता देते हैं। ये देखिए ग्राफ अगर हम लें यहाँ पर, इधर ये x y m, ये इधर क्या है अधिशोषण, ये x क्या अधिशोष है, m क्या है अधिशोषक है उसकी सतह पर, और ये अधिशोषण है इधर, इधर क्या है अधिशोषण प्रक्रिया, इस साइड में अधिशोषण प्रक्रिया, इधर क्या है ताप के बीच अगर ग्राफ खींचें तो क्या होगा, पहले क्या होता है ताप बढ़ता है ऐसे ऐसे और फिर क्या होता है ताप जो है घटने लगता है। तो भौतिक अधिशोषण में आप देख रहे हैं पहले क्या हो रहा है, जैसे आपका यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर अधिशोषण ज़्यादा है, इस ताप पर अधिशोषण ज़्यादा है, यहाँ पर क्या हो गया और इस ताप पर अधिशोषण ज़्यादा, और एक जो है उच्चतम ताप पर क्या होता है मैक्सिमम अधिशोषण हो जाता है। और फिर क्या होता है इसके बाद आप देखेंगे इस ताप पर आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो इस ताप पर देखिए ताप अब तो बढ़ तो रहा है ताप, लेकिन अधिशोषण क्या हो रहा है घट रहा है। यानी कि पहले ताप क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ता है और फिर क्या होता है घटता है, यानी कि फिर ताप ज़्यादा बढ़ाने का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इस तरीके से ये आपको हमने आज बता दिया। एक चीज और आपको हम अब बता दें, भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में अंतर आप खुद लिखेंगे, एक बार हम आपको ऐसे बता देते हैं। तो आप जो है एक साइड में आप लिख लेंगे भौतिक अधिशोषण और एक साइड में आप लिख लेंगे रासायनिक अधिशोषण। भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण। अब ध्यान से आप सुनिए,
अंतर, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में अंतर, मैंने दोनों के बारे में डिटेल आपको बता दिया है, पढ़ा दिया है। तो अब अंतर, इन्हीं 8 पॉइंट के आधार पर अंतर जो है आप लिख सकते हैं अलग अलग, है ना, थोड़े थोड़े में, शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे उस तरीके से आप लिखेंगे। देखिए भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, भौतिक अधिशोषण में आप लिखेंगे पहले, भौतिक अधिशोषण में अधिशोष और अधिशोषक के मध्य क्या होते हैं, दुर्बल वान डेर वाल बल होते हैं, ठीक है, ये लिखेंगे। रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, अधिशोष एवं अधिशोषक के बीच क्या होता है, रासायनिक बंध होता है, अर्थात उनके मध्य प्रबल संयोजक बंध होता है या फिर आयनिक बंध होता है, ये चीज आप लिखेंगे। दूसरा अंतर, भौतिक जो अधिशोषण होता है अविशिष्ट प्रकृति का होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, वो विशिष्ट प्रकृति का होता है। तीसरा अंतर देखेंगे, तीसरा अंतर क्या है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, उत्क्रमणीय प्रकृति का होता है, रासायनिक अधिशोषण क्या होता है, अनुत्क्रमणीय प्रकृति का होता है। अगला अंतर सुनेंगे, भौतिक अधिशोषण में अधिशोषण उष्मा का मान यानी कि इंथैल्पी उष्मा का मान क्या होता है, कम होता है, और वो कितना होता है, 20 से 40 किलो जूल पर मोल। और रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषण उष्मा का मान यानी कि इंथैल्पी उष्मा का मान क्या होता है, इंथैल्पी परिवर्तन का मान अधिक होता है, कितना होता है, 40 से 400 किलो जूल पर मोल होता है। अगला पॉइंट, ताप, देखिए ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण क्या होता है, घटता है, और ताप बढ़ाने पर वहां पर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण घटता है, और रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, ताप बढ़ाने पर रासायनिक अधिशोषण पहले बढ़ता है और फिर क्या होता है, घटता है। दाब का प्रभाव, दाब बढ़ाने पर क्या होता है, दाब में लिखेंगे, दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण आपका क्या होता है, बढ़ता है, और वहां क्या होता है, दाब का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है, ये लिखेंगे। अगला पॉइंट करेंगे, ये भौतिक अधिशोषण में क्या होता है, संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, भौतिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा शून्य होती है, यानी कि संकीर्ण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि भौतिक अधिशोषण में कोई रासायनिक बंध तो बनता ही नहीं है, जो भी संकीर्ण ऊर्जा होती है वो रासायनिक अधिशोषण में होती है, रासायनिक बंध में यूज होता है वो, ठीक है। और यहाँ आप लिखेंगे रासायनिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा जो है होती है, संकीर्ण ऊर्जा यहाँ पर होती है, तो लिखेंगे आप संकीर्ण ऊर्जा अधिक होती है, रासायनिक अधिशोषण में संकीर्ण ऊर्जा का मान अधिक होती है। अगला लिखेंगे, अधिशोषण की, भौतिक अधिशोषण जो होता है, भौतिक अधिशोषण तीव्र गति से होता है, भौतिक अधिशोषण क्या होता है, तीव्र गति से होता है, और जबकि क्या होता है, रासायनिक अधिशोषण तीव्र या मंद गति से हो सकता है। अधिशोष की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, अधिशोष की, भौतिक अधिशोषण में अधिशोष की प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उच्च क्रांतिक ताप वाली गैस होनी चाहिए, और यहाँ क्या होनी चाहिए, रासायनिक अधिशोषण में क्रांतिक ताप की कोई आवश्यकता नहीं होती, बल्कि क्या होनी चाहिए, रासायनिक बंध बनाने की क्षमता पर ये बात डिपेंड करती है। अगला, अधिशोषक की क्या होना चाहिए, अधिशोषक में, रासायनिक अधिशोषण में अधिशोषक कैसा होना चाहिए, अधिक सतह क्षेत्रफल का होना चाहिए, और रासायनिक अधिशोषण में भी अधिशोषक कैसा होना चाहिए आपका, वो भी अधिक सतह क्षेत्रफल वाला होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपको 8-10 अंतर जो है ये बता दिया भौतिक एवं रासायनिक अधिशोषण में, ठीक है। तो इसको बढ़िया से आप कॉपी से सुनकर जो है, आप जो है हमारे वीडियो को सुनकर कॉपी पे बढ़िया से कॉपी कलम से आप जो लेकर नोट करेंगे, तो आप इसका नोट्स बनाएं इस तरीके से, और इसके एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बढ़िया से तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो हम आपके सामने फिर लेकर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।